बच्चों, हमने लास्ट जब हमने एंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, हम सिविक्स का कर रहे थे। ठीक है, सिविक्स का जो हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कर रहे थे, तो सिविक्स के कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको पहले शुरू में मैंने आपको एक मेड की स्टोरी बताई थी। ठीक है, तो मेड के साथ इनइक्वालिटी क्यों हो रही थी? क्योंकि वो मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। ठीक है, रिच पुअर की इनइक्वालिटी। इसके बाद फिर हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ी। उसके साथ कौन सी इनइक्वालिटी हो रही थी? वो दलित था, उसके साथ भेदभाव कहाँ हो रहा था? उसको कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी हो रही थी। कास्ट मतलब दलित था। ठीक है, दलित था, सबसे लोवेस्ट कास्ट, मतलब कम कास्ट में आते हैं ये लोग, तो इनके इस हिसाब से उसके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी। फिर उसके बाद आपने तीसरी स्टोरी किसकी पढ़ी? आपने अंसारीज की पढ़ी। अंसारीज के साथ भी इनइक्वालिटी हो रही थी, उन्हें घर चाहिए था, उन्हें घर रेंट पे ही नहीं मिल रहा था, तो वो उनके साथ कौन सी इनइक्वालिटी हुई? रिलीजन की इनइक्वालिटी। तो आप देखो किस तरह से लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो गई। मतलब आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हो कि इनइक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। जब चैप्टर चालू हुआ था, जब आपने देखा कि लाइन में सारे भाई मैन वुमन और सारे गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हैं, रिच पुअर सब खड़े हैं, तो आपने क्या सोचा होगा कि भाई वाह भाई हमारे देश में तो बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्या सोचा होगा कि इनइक्वालिटी तो है ही नहीं। पर मैंने आपको ये 3 स्टोरीज पढ़ा दी, अब आपने देखा कि हाँ भाई ये तो है, इनइक्वालिटी तो है हमारे देश में। तो अब देखो इनइक्वालिटी क्या होता है। मतलब इनइक्वालिटी जब आप किसी की डिग्निटी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, वो इनइक्वालिटी। मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, दैट इज इनइक्वालिटी। एक डिग्निटी वर्ड आता है। ठीक है, डिग्निटी, हमें हमेशा हर किसी को डिग्निटी से देखना चाहिए या डिग्निटी देनी चाहिए। ठीक है, मतलब भले अगर कोई हाउस हेल्प है, ठीक है, कोई हाउस हेल्प है, कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, ठीक है, पर आपको उसको डिग्निटी देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो हाउस हेल्प है या सर्वेंट है, मेड है, तो आप उसको डिग्निटी ना दो। ठीक है, जैसे आपके घर में काम वाली है, ठीक है, तो आप मतलब मेड हैं, तो उनको आप मम्मी पूछेंगी कौन आया डोर पे, आप कहेंगे काम वाली आई, तो यू आर नॉट, मतलब आप उसकी डिग्निटी खराब कर रहे हो। अब वो ठीक है, वो काम कर रही, पर डोंट कॉल हर काम वाली। ठीक है, काम वाली नहीं बोलने चाहिए आपको। मे बी कि भाई आंटी आई हैं या काम वाली, मतलब आप उनको काम वाली ऐसा ना बोलें। जैसे कचरा उठाने आती हैं, ठीक है, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? कचरे वाली आई है। मम्मी पूछती कौन आई? कचरे। तो वो आप उसकी डिग्निटी खराब कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं ना सफाई वाली आई है, सफाई वाली आंटी आई है, आप बोलेंगे कचरे वाली आई है। ठीक है, तो आप उसमें डिग्निटी से आपको हर किसी को डिग्निटी देनी है। ठीक है, भले वो छोटे, मतलब आप कोई गरीब है, भले कोई दूसरी रिलीजन का है, ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, अगर आप मतलब आप एक कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, आप समझे हम हिंदू कास्ट के बच्चे हैं, आप हिंदू हैं, तो अब अगर आपके स्कूल में कोई मुस्लिम बच्चा भी है, ठीक है, या किसी और कास्ट का है, तो आप उसके कल्चर को लेके, या कि तेरे कल्चर में ऐसा होता है, तेरे में ऐसा होता है, नहीं, वो अगर आप इस तरह से उसके साथ बात कर रहे हो, उसके कल्चर पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, उसकी रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, तो आप उसकी डिग्निटी खराब कर रहे हो। तो डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी वाला एक इज्जत, ठीक है, वो इज्जत दिखाना या इज्जत लेना, मतलब जो हम कहते हैं ना इज्जत खराब करते हैं, जब हम किसी की इनइक्वालिटी, किसी को इक्वल नहीं समझते, एक तरह से हम उसकी जो डिग्निटी पे हमला करते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिग्निटी क्या है? डिफाइन डिग्निटी। ठीक है, मतलब जब आप किसी को अनइक्वल ट्रीट करते हो, जब आप किसी को बुरी तरह से ट्रीट करते हो, उसका मतलब आप उसकी डिग्निटी को अफेक्ट करते हो, आप उसकी डिग्निटी खराब करते हो। तो सबसे पहले डिफाइन डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी क्या है? डिग्निटी के लिए पेज 15 पे ग्लॉसरी में डिग्निटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। पेज 15 पे ग्लॉसरी में डिग्निटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए मेरा हाथ है। ठीक है, तो डिग्निटी क्या है? दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, इसकी फर्स्ट डिफाइन डिग्निटी। ठीक है, इसका आंसर कहां से लिखेंगे? आपको आंसर लिखना है, मैं पेज नंबर 15 लिखूं तो आप भी पेज 15 नहीं लिखना, इसका आंसर लिख लो, पेज 15 पे है, पेज 15 पे। ठीक है, आंसर कहां है?
पेज 15 पे क्या है आंसर? दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपको, दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इसका मतलब हुआ खुद को और सामने वाले को इज्जत के लायक समझना, उसको डिग्निटी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं सामने वाला अगर कम काम करने वाला है या आपसे कम है, ठीक है, आप बहुत पैसे वाले हैं, सामने वाले के पास नहीं है, तो ऐसे नहीं आप उसकी इज्जत ना करें। ठीक है, आपको सबको डिग्निटी देनी है। ठीक है, कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, कुछ भी है, आपको सबको डिग्निटी के साथ देखना है। ठीक है, डिग्निटी का मतलब होता है सामने वाले की इज्जत पे सवाल उठाना। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आप अपने साथ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको खुद को भी इज्जत देनी है, आपको सामने वाले को भी इज्जत देनी है। खुद को भी देखो, कई लोग इज्जत नहीं देते हैं, जो मतलब पैसे में कम लोग होते हैं या रिलीजन दूसरी होती है, कास्ट दूसरी होती है, वो ऑटोमेटिक खुद को पीछे पीछे रखते हैं कि उनको डर लगता है कि जो ऊपर कास्ट वाले ऊपर वाले लोग हैं हमको हैरान ना करें। नहीं, वो भी गलत है। आपको अपनी खुद की डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करनी है और सामने वाले की डिग्निटी की भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे पेज नंबर 14 में डिग्निटी पे? दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। इसका मतलब आप सामने वाले को और खुद को इज्जत के लायक समझो, उसे डिग्निटी कहते हैं। ये आंसर लिख देना। ठीक है, तो देखो ये डिग्निटी, अभी ये जो इक्वालिटी है, ठीक है, जो इक्वालिटी इशू बन रही है इतने लोगों के लिए, भाई जो समानता इशू बन रही है, तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है इसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा इंडियन संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। संविधान मतलब आपके हर देश ने एक कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया हुआ है। हमारा इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हम सबको एक देश का नागरिक होने के नाते फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हो, आपको एक स्कूल के जो नीति नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, आपकी कुछ राइट्स होती हैं, वो सब आपको दी जाती हैं। तो वैसे ही एक देश में सबको, एक एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, कुछ ड्यूटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ राइट्स दिए हुए हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफाइन, इसका आंसर भी पेज नंबर 15 में ही है, ग्लॉसरी में। ठीक है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर पेज 15। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पेज 15 पे इसका आंसर है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द, ये ग्लॉसरी में ही है, नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, ग्लॉसरी में इसका आंसर है। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। दिखा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है सारा। एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? रिटन, मतलब एक रिटन रूल बुक है, ऐसा समझ लो आप। एक रिटन रूल बुक है पूरे देश के लिए, और ये रूल यहाँ इसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं, सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जो सारे मतलब सब लोगों को, गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी कंट्री में सारे सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें, हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9 पे। ठीक है, पेज नंबर 9 पे नीचे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक रखा हुआ है, एक माना हुआ है, चाहे वो जेंडर। देखो, आप जेंडर के बेसिस पे भी किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकते। जेंडर मतलब मेल फीमेल। ठीक है, आपको मतलब अगर मर्द को आप इज्जत दे रहे हैं, आपको औरत को भी देनी है। ठीक है, तो मेल फीमेल में इनइक्वालिटी नहीं करनी है, आपको गरीब अमीर में भी नहीं करनी है, आपको जात के हिसाब से नहीं करनी है, आपको धर्म के हिसाब से नहीं करनी है। किसी भी तरह से आपको किसी की भी डिग्निटी को अफेक्ट नहीं करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रिक्ट रूल्स, जो स्ट्रिक्ट मतलब नियम बनाए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं।
ठीक है, यहाँ देखो साइड में पेज नंबर 9 पे, ठीक है, पेज नंबर 9 पे है। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 9 पे देखो, ये एक पिक्चर की स्टोरी है, ठीक है, ये तीनों पिक्चरों की स्टोरी है, ये 3 पिक्चर की स्टोरी दिखाई गई है, ठीक है, 3 एक ही पिक्चर की स्टोरी है। ये दीवार पिक्चर की स्टोरी है, ठीक है, 1975 की एक दीवार पिक्चर थी जिसमें वो डायलॉग भी था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, ऐसा कोई डायलॉग था। तो उस पिक्चर का ये सीन है, ठीक है, 3 सीन है। यहाँ देखो, ये पहला सीन, ये दूसरा सीन, ये तीसरा सीन, देखो तीनों सीन है इस पिक्चर के। इसमें दिखा रहे हैं कि एक गरीब लड़का बूट पॉलिश करने का काम करता है, शूज पॉलिश करने का काम करता है, और वो सेठ जी के शूज पॉलिश कर रहा है। और फिर सेठ जी क्या करते हैं, अपने जेब से पैसे निकाल के उसको ऐसे जमीन पे फेंकते हैं, ठीक है। तो लड़का क्या बोलता है, वो दीवार पिक्चर में ये जो लड़का है डायलॉग बोलता है कि भाई मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मतलब उसे क्या लगता है, लड़का बोलता है मैं जो ये जूते पॉलिश करने का काम करता हूँ इसमें भी डिग्निटी है, मैं इज्जत का काम कर रहा हूँ भाई, मैं भाई इज्जत से कमा रहा हूँ, तो आप मुझे हाथ में पैसे दो, फेंक के आप मेरी इंसल्ट ना करो, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को भी डिग्निटी प्यारी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब डिग्निटी, किसी को रिस्पेक्ट देना, दैट इज डिग्निटी। तो अच्छा, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, मैं पेज नंबर 10 पे आ गई हूँ। पेज नंबर 10 पे ये देखो, ये जो बना हुआ है ना, ये सारा पार्लियामेंट है, इसे पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में वो सारे लोग बैठते हैं जिन्हें आप इलेक्शंस में जितवाते हो, जिन्हें आप देश का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, आप अपनी एरिया का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, मतलब जिनको आप देश के लिए चुनते हो, सारे लोग पार्लियामेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाके बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को मान्य रखने के लिए क्या क्या किया है, व्हाट आर द प्रोविजंस। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को मान्य रखने के लिए, मतलब इक्वालिटी को लागू करने के लिए क्या क्या काम किया है। देखो जैसे आपके स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने होते हैं, ठीक है, तो उसको रूल एंड रेगुलेशन को लागू करने के लिए स्कूल वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट बनाते हैं, तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, या आप क्लास में टीचर्स को बोलेंगे आप पढ़ दो, स्कूल के स्टूडेंट्स के आगे पढ़ दो, और फिर स्ट्रिक्टली अगर आपको स्टूडेंट नहीं मानता है तो उसको पनिश भी करेंगे, ठीक है। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाने के लिए ऐसे करते हैं। तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्या बोला था, एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है जो हमें फॉलो करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जो हमें भाई इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या अधिकार हैं। तो क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द प्रोविजंस in the constitution for the recognition of equality, ठीक है। मतलब इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं जिससे पता लगे कि भाई इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, ठीक है। इक्वालिटी देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, टोटल 4 काम किए हैं। पहला काम क्या है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। आंसर मतलब ये इक्वालिटी को, What are the provisions in the Constitution for the recognition of equality? Equality के लिए क्या क्या नियम है। तो पहला फर्स्ट इक्वालिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नियम है। पहला फर्स्ट नियम, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ।
दूसरा क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी इंसान के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड against birth, against on the basis of their religion, against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, और whether they are female or male। ठीक है। पहला प्रोविजन क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हर पर्सन इक्वल है लॉ के आगे। दूसरा क्या है, कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव, अगेंस्ट किसी भी पर्सन के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, धर्म के हिसाब से। रेस मतलब भाई वो उसका गोत्र क्या है, कास्ट, ठीक है, उसकी कास्ट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ भले वो जहाँ पे भी पैदा हुआ हो, ऐसे नहीं कि कोई बहुत छोटे से गांव से आया है आपका दोस्त और आप बड़े शहर के हो तो आप भेदभाव कर, ठीक है। इस चीज में भी हम नहीं चिढ़ाते तू छोटे शहर का मैं बड़े शहर का, वैसा भी नहीं कर सकते हो। और वेदर दे आर फीमेल और मेल, ठीक है, तू लड़की मैं लड़का, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि कोई भी पर्सन भेदभाव नहीं कर सकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और मेल फीमेल के हिसाब से, ठीक है। थर्ड नंबर, तीसरा क्या है, चार बातें बोली है कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी बात क्या बोली है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। थर्ड, ये पूरा आंसर ही है, थर्ड का इतना बड़ा आंसर है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, एक्सेस का मतलब राइट, ठीक है, राइट टू गो, मतलब आप हर पब्लिक प्लेस पे जा सकते हो, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि एक जगह भाई कोई ऐसा भाई जैसे सिनेमा हॉल है, पार्क है, भाई जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में ऐसे नहीं कि भाई आप गरीब हो तो आप इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हो। इवन स्कूल में भी, ठीक है, स्कूल में भी ऐसे नहीं बोल सकते आप गरीब है तो इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब किसी भी कारण एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, मतलब हर पर्सन पब्लिक प्लेसेस, अधिकार है हर पब्लिक प्लेस पे हर पर्सन का। कौन कौन सी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, खेलने की जगह, होटल्स, शॉप्स, मार्केट, ठीक है। होटल में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ओनली हिंदूज के लिए होटल, ओनली मुस्लिम्स के लिए, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर पर्सन को पूरा अधिकार है वो सब पब्लिक प्लेसेस पे जा सके, ठीक है, जैसे होटल्स, प्लेग्राउंड, ठीक है, इस तरह से हर अधिकार है आपका हर जगह जाने पे, ठीक है। फोर्थ, untouchability has been abolished, untouchability has been abolished। Fourth, untouchability ठीक है। तो चौथा नंबर है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, अबॉलिश मतलब बैन हो गया है, आप किसी पे छुआछूत नहीं कर सकते हो, ठीक है।
अगर सफाई वाली को आपको खाना देना है तो ढंग से दो, ऐसे आप ऊपर से फेंक के नहीं दे सकते, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत है ये, ठीक है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैन है, अबॉलिश्ड है, ठीक है। आपको किसी को कुछ देना है, कोई वस्तु देनी है, चाहे वो नीच जात का हो, चाहे वो काम वाला हो, कोई भी हो, आपको उसको इज्जत से हाथ से देनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने देखा है, ये बहुत गंदी चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सामने वाले की कितनी डिग्निटी अफेक्ट करते हो जब इस तरह से आप किसी को चीज देते हो, ठीक है। तो 4 चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हैं हमें। व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 चीजें बोली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब बुक है इतनी बड़ी, उसको पूरे हम एक एक देशवासी को फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है। तो पहला, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, कानून के सामने सबको इक्वल है। फ्रॉम अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट से लेके टू अ हाउस हेल्प, ठीक है, एक नौकरानी तक, ठीक है। फ्रॉम अ प्रेसिडेंट टू द हाउस हेल्प, सब मतलब ऊपर से नीचे सब, नीचे तक सब सेम है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल मेल, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हो आप किसी के साथ, उसकी रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल फीमेल, ठीक है। आप इस तरह से आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। हर पर्सन को हर पब्लिक प्लेस पे जाने का पूरा पूरा अधिकार है। भाई ऐसे नहीं कि भाई ये होटल तो मुस्लिम की है तो हिंदू कैसे अंदर जाएगा, वैसा नहीं। प्लेग्राउंड में या प्लेग्राउंड पे के सारे अमीरों के बच्चे आते हैं तो गरीब का बच्चा कैसे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। एवरी पर्सन हैज एक्सेस, एक्सेस मतलब पूरा पूरा अधिकार है टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, हर इंसान को, अगर पब्लिक प्लेस बोली है सरकार ने कि ये पब्लिक प्लेस है, मतलब आप सबको आने देना है, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड मतलब बैन है, बैन मतलब बंद हो गई है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है, टच ना करना, ऐसे टच नहीं करेंगे तो ये बेवकूफी जैसी, पागल जैसी बात है, ठीक है। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से ये हट गई है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी को आप छुआछूत क्या करोगे कि भाई मैं छू नहीं सकता, तो मतलब आप उसके साथ भेदभाव करोगे उसके धर्म को, उसकी कास्ट को लेके, तो वो अपराध है, ठीक है। तो ये मतलब ये 4 चीजें गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को लेके बोली हैं। अब गवर्नमेंट ने काम क्या क्या किए हैं, इक्वालिटी के लिए बोल तो दिया गवर्नमेंट ने कि भाई सब इक्वल हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस पे सब जा सकते हैं, अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, सरकार ने बोल तो दिया सब, पर किया क्या सरकार ने। अब मैंने रूल्स तो लागू कर दिए, पर उसको रूल्स को मेरे को पालन भी तो कराना है, तो सरकार ने पालन कराने के लिए क्या किया, इक्वालिटी का पालन कैसे करा है सरकार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, हाउ, 4th नंबर, ठीक है। 4th क्वेश्चन, how government has tried to implement equality, गवर्नमेंट ने क्या किया है इक्वालिटी को लागू कराने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2 तरह से कोशिश की है, पहला है थ्रू लॉज, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहला कैसे किया है, थ्रू लॉज, और दूसरा क्या किया है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, आंसर गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, गवर्नमेंट ने इक्वालिटी कैसे लागू कराई है, थ्रू फर्स्ट लॉज, पहले तो कानूनन, ठीक है। गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी थ्रू लॉज, पहले तो कानून बनाए हैं सरकार ने, हर चीज पे कानून है कि भाई 30% भाई 27% सीट्स भाई SC/ST के लिए रखेंगे, 30% सीटें औरतों के लिए रखेंगे, ये सब क्या है, सरकार ने कानून बनाए, क्यों बनाए हैं
कि भाई सबको अधिकार मिले। पहले देखो औरतों कई ऐसी फील्ड्स होती थी औरतें दिखती भी नहीं थी, तो सरकार ने कानून बनाया कि भाई 30% सीटें तो औरतों को ही देनी है। तो आपको ऐसी फील्ड्स में अब औरतें दिखती हैं, ठीक है। आपको लगता था ये काम तो औरतें करती नहीं है, पर उसमें भी आपको दिखेंगी। और लॉ बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे कानून बनाए हैं सरकार ने इक्वालिटी को वो करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी। सेकंड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स to help disadvantaged communities, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने दो काम किए हैं, पहले तो लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, और दूसरा क्या किया है, गवर्नमेंट प्रोग्राम से स्कीमें निकाली है, नई नई सरकारी स्कीमें और प्रोग्राम्स निकाले हैं टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज मतलब वो कम्युनिटीज जिनके साथ भेदभाव होता है, गरीब अमीर का, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, तो उन कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, पहला है लॉस, ठीक है, लॉस बनाया। दूसरा थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। डिसएडवांटेज मतलब पिछड़ी हुई कम्युनिटीज, ठीक है, पिछड़ी हुई कम्युनिटीज को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई गई हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम क्या होता है, मैं आपको एक बताती हूँ। आपको पता हो गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे प्रोग्राम लागू होते हैं। इवन अभी ये जो कोविड-19 कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी भी सरकार ने जो गरीब हैं, ठीक है, जो बीपीएल है, बिलो पावर्टी लाइन है, भाई गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए उन्होंने राशन मुफ्त रखा है, और फिर गवर्नमेंट कुछ पैसे डलवाएगी उनके अकाउंट में। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, सरकार क्या करती है, इन सेक्शंस का पूरा ध्यान रखती है कि भाई इन सेक्शंस को प्रॉब्लम ना हो, कहीं से जाके भीख ना मांगनी पड़े, या कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, या वो बेचारों मतलब उनको कौन देगा। तो क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट प्रोग्राम से स्कीम्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम या स्कीम की मैं आपको बताऊं, उसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम क्या होता है, मिड डे मील स्कीम में पता है क्या हुआ था। मिड डे मील स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जो सबसे पहले है ना तमिलनाडु सरकार ने चालू कराई थी। मिड डे मील पेज नंबर 11 पे है, पेज नंबर 11 पे है, देखो ये फोटो ली गई है, यहाँ पे देखो टीचर है और यहाँ सब बच्चे खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल का फोटो है, गवर्नमेंट स्कूल का फोटो है आपके पेज नंबर 11 पे। यहाँ टीचर सबको खाना परोस रही है, मतलब खाना सब साथ में बिठा के खिला रहे हैं, ठीक है। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया एक स्टेप है, एक कदम है इक्वालिटी को बढ़ोतरी देने के लिए। कैसे, तो देखो इस प्रोग्राम में क्या होता है, मिड डे, नाम क्या है प्रोग्राम का, मिड डे मील स्कीम। क्या नाम है, मैं आपको फिर से नाम बताती हूँ, ठीक है। ये सबका हो गया ना आपका, मैं ये सब रब कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 मैं ये सब रब कर रही हूँ। बच्चों मिड डे मील स्कीम क्या होती है, पहले तो मिड डे मील स्कीम का पहले मतलब समझ लो, ठीक है। आप लिखना नहीं, मैं आपको समझा के पहले समझो। मिड डे मील स्कीम क्या होती है, मिड डे मतलब दिन का या दोपहर का, ठीक है, दिन का या दोपहर का खाना, ठीक है, दोपहर, मील मतलब खाना, ठीक है, स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, मिड डे मील स्कीम कंपलसरी की गई है एलिमेंट्री स्कूल्स में। एलिमेंट्री स्कूल्स मतलब जितने भी गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स हैं। एलिमेंट्री स्कूल्स क्या होते हैं, जिनका जो स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 8 तक, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कंपलसरी एजुकेशन बोली गई है, मतलब आपको कंपलसरी बच्चे को इतना पढ़ाना ही है, मतलब 8 तक एक कंपलसरी एजुकेशन है, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील स्कीम लाई है, गवर्नमेंट ने लाई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम किनके लिए लाई है, किनके लिए लाई है, बच्चों के लिए, ठीक है। 13 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 5 से 13 साल तक के जो बच्चे हैं,
उनके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लाई है। इस स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल में दिन का खाना, दोपहर का खाना फ्री में दिया जाता है। ठीक है, अगर भाई आप पढ़ने आ रहे हो सुबह स्कूल में तो दिन का खाना आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये मिड डे मील स्कीम की वजह से जो संख्या है गवर्नमेंट स्कूल्स की वो बढ़ी। ठीक है, ये जो मिड डे मील स्कीम लाई, सरकार लाई, सबसे पहले ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट लाई। ठीक है, जैसे हमारा स्टेट गुजरात है ना, तो सबसे पहले तमिलनाडु की सरकार ये मिड डे मील स्कीम लाई। ठीक है, तमिलनाडु में ये मिड डे मील स्कीम बहुत सक्सेसफुल गई। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सब गवर्नमेंट्स को बोला कि 6 महीने के अंदर आपको भी ये मिड डे मील स्कीम अपने स्कूल्स में चालू करनी है। इसका फायदा क्या हुआ मिड डे मील स्कीम का, तो देखो पहले तो काफी बच्चे भूखे पेट पढ़ने आते थे, मतलब उनके माँ बाप के पास खाने को भी नहीं होता था, भूखे पेट पढ़ने आते थे, तो इसलिए पढ़ ही नहीं पाते थे। तो जब मिड डे मील स्कीम चालू हुई तो कम से कम उनके पेट भरते थे। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या हुआ, कई बारी दिन को बच्चे खाना खाने घर पे जाते थे। ठीक है, मतलब बपोर की स्कूल होती थी, दिन का खाना घर पे खाने जाते थे, तो वो वापस ही नहीं आते थे, मतलब आधी पढ़ाई छोड़ के वो चले जाते थे। और तीसरा, कईयों के माँ बाप जो ये मिड डे मील मतलब कईयों के जो माँ बाप थे, गरीब बच्चों के माँ बाप, भाई कईयों के बाहर भाई लेबर का काम करते हैं या डेली वेज लेबरर का काम करते हैं, तो उनके माँ बाप को स्पेशली दिन को घर आना पड़ता था इनको खाना देने के लिए, तो वो भी बच गया, मतलब उसमें भी बचत हुई। और कई माँ बाप तो खाली बच्चे को खाना मिले इसलिए स्कूल भेजते थे। ठीक है, तो इस वजह से भी स्कूल भेजा जाता था। तो मिड डे मील स्कीम की वजह से क्या हुआ, जो गरीब बच्चे थे, ठीक है, जो एकदम जो जिन बच्चों को खाने के लिए भी नहीं था, उनको इस मिड डे मील स्कीम की योजना के अंतर्गत उन्हें डेली खाना मिलता था। ठीक है, स्कूल में ही दिन का खाना डेली मिलता था। तो दैट इज मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाती हूँ। पेज नंबर 11 पे, तो मैंने आपको पहले भी शायद ये पिक्चर दिखाई है। पेज नंबर 11 पे यहाँ देखो, ये साइड में मैडम खिला रही है खाना सब बच्चों को। ठीक है, तो ये मिड डे मील स्कीम है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज मिड डे मील स्कीम? क्वेश्चन, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम? व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम या स्कीम? मिड डे मील प्रोग्राम या स्कीम क्या है? ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है? तो मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। ठीक है, आंसर, द मिड डे मील program refers to the program introduced in all government elementary schools, in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. To provide children with cooked lunch. ठीक है, क्या है द मिड डे मील प्रोग्राम? क्या है मिड डे मील प्रोग्राम? वो प्रोग्राम है इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल। इंट्रोड्यूस्ड मतलब सब में लागू किया है, सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में लागू किया गया है ये प्रोग्राम, सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में लागू किया गया है। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। ठीक है, बच्चों को
पका हुआ खाना देने का ये प्रोग्राम है। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चलाया जाता है, ठीक है। सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री मतलब स्टैंडर्ड 8th तक, ठीक है। स्टैंडर्ड 8 तक जो स्कूल्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्री स्कूल्स कहा जाता है। मतलब एक बोला जाता है स्टैंडर्ड 8 तक एजुकेशन तो हर बच्चे का अधिकार है ही है, ठीक है। हमारे संविधान में हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार है। मतलब आपको 8th तक कैसे भी पढ़ना ही है। 8th तक जो आप पढ़ाई करते हो उसमें आपको बेसिक मैथ्स, लैंग्वेज, इंग्लिश, आपको बहुत मतलब आपको बेसिक नॉलेज आता है 8th तक। फिर 9th 10th में फिर आप लाइन चुनते हो कि आपको क्या बनना है, उसके हिसाब से आप दिशा देते हो अपने करियर को। पर 8th तक ये बेसिक एजुकेशन होती है जो आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है या आप कुछ भी आगे करना है तो जो 8th तक की बेसिक एजुकेशन तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट उसको बहुत जरूरी मानती है कि स्टैंडर्ड 8 तक हर बच्चा पढ़े। उसके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम निकाली। इसमें भाई जो गरीब बच्चे हैं जो एलिमेंट्री स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, तो उनको खाना मिले रोज दिन का, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर the benefits of the midday meal program? ठीक है, जो ये मिड डे मील प्रोग्राम है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। जो ये मिड डे मील प्रोग्राम है, ये दिन का खाना फ्री में देने वाला प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए रखे गए, उनका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। मतलब ये जो स्कीम लाई है सरकार कि हर राज्य में, हर स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके साथ उनको दोपहर का खाना फ्री में मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? तो पहला फायदा क्या है? फर्स्ट, क्या लिखेंगे इसका आंसर? तो देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स मतलब फायदे ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाया जाता है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में चलाया जाता है, इसका फायदा क्या है? तो इसके 3 फायदे हैं, ठीक है। आपकी बुक पेज नंबर 11 में लिखा है पर मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट फायदा, पहला फायदा क्या है? मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। पहला फायदा क्या है इसका? मोर पुअर चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे, मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग। एनरोलिंग का मतलब क्या होता है? एडमिशन लेने लगे। हैव बिगन एनरोलिंग and regularly attending school. ठीक है, क्या बोल रहा है? मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। ज्यादा से ज्यादा जो गरीब बच्चे थे वो गरीब बच्चे एनरोल मतलब एडमिशन लेने लगे एंड अटेंड करने लगे स्कूल, ठीक है। रेगुलर एडमिशन लेने लगे और अटेंड करने लगे स्कूल, ठीक है। दूसरा क्या है? देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई। देयर अटेंडेंस has improved, ठीक है। उनकी जो अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव हुई, ठीक है। मतलब जो उनकी प्रेजेंट एब्सेंट है, मतलब प्रेजेंट अब ज्यादा रहने लगे, ठीक है। पहले एब्सेंट बहुत रहते थे, पता है खाना डेली मिलना है तो कम से कम खाने की लालच में पर डेली स्कूल जाते हैं। पहला बेनिफिट, पहला फायदा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे अब स्कूल में एनरोल होने लगे। एनरोल मतलब एडमिशन लेने लगे एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, और वो डेली स्कूल भी आते थे। पहले क्या होता था? एडमिशन ले लेते थे पर वो स्कूल नहीं आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, जब मन पड़ा आए।
पर जब से ये मिड डे मील स्कीम चालू हुई ना तो रोज आने लगे बच्चे स्कूल, क्योंकि मतलब माँ बाप को तो था कम से कम एक टाइम खाना तो अच्छे से खा के आएंगे बच्चे। फिर दूसरा, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड, जो उनकी अटेंडेंस थी, ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट थी, जो प्रेजेंट थी वो बहुत बढ़ गई, ठीक है, मतलब पहले बहुत एब्सेंट रहते थे, अब एब्सेंट कम रहते थे बच्चे। थर्ड, दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट prejudices. This program has also helped reduce caste prejudices, ठीक है। इस प्रोग्राम की वजह से रिड्यूस मतलब कम होना, कास्ट प्रेजुडिस मतलब कास्ट से जो भेदभाव, प्रेजुडिस मतलब भेदभाव, कास्ट मतलब जाति को लेके भेदभाव, वो कम हो गया। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे कम हुआ। देखो मतलब गरीब, देखो गरीब तो कोई भी हो सकता है, गरीब हाई कास्ट वाला भी हो सकता है, लो कास्ट वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो मतलब पर गरीब सारे साथ में पढ़ने जाते थे ना, तो खाना खाने के लिए इनको साथ में ऐसे राउंड बना के बिठाया जाता था। तो उसमें जो ऊंची जात वाले होते थे वो भी होते थे, जो नीची जात वाले होते थे वो भी होते थे। तो ये मतलब भेदभाव मिट गया ना, मतलब जब साथ में बैठ के खा रहे हो मतलब भेदभाव रहा ही नहीं। और दूसरा, जो खाना बनाने वाली औरतें थी, जो इनका खाना बनाती थी, वो दलित औरतें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे दलित औरतों को रखने की, ठीक है। दलित औरतें क्या हो, दलित मतलब जो नीची जात वाली औरतें थी वो इनका खाना पकाती थी, ठीक है, मतलब कोशिश की जाती थी कि उनको रखा जाए। तो मतलब देखो इससे भेदभाव मिटा ना भाई, इनको प्रॉब्लम दलितों से होती थी, तो औरत भाई जो खाना बना रही है वो दलित ही हैं, और जो बच्चे बैठ के खा रहे हैं साथ में मिक्स हैं, भाई हाई कास्ट लो का सब हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भेदभाव मिट गया। तो 3 फायदे हुए। पहला फायदा एनरोलमेंट मतलब एडमिशन बढ़ी, दूसरा अटेंडेंस बढ़ी, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है, कास्ट प्रेजुडिस कम हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो मिड डे मील स्कीम थी बहुत फायदेमंद साबित हुई, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले किस स्टेट ने इसको चालू किया था, कौन सी स्टेट में सबसे पहले चालू किया गया था? तो क्वेश्चन लिखें, विच स्टेट which was the first Indian state to introduce मिड डे मील स्कीम, ठीक है। सबसे पहला इंडियन स्टेट कौन सा था जिसने मिड डे मील स्कीम लाई थी, कौन सा था पहला स्टेट? तो सबसे पहला स्टेट था तमिलनाडु। सबसे पहला स्टेट क्या था? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम? तो तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु फर्स्ट इंडियन स्टेट था, सबसे पहले तमिलनाडु ने ये चालू किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, when the Supreme Court asked all state governments to begin the program, when the Supreme Court when did the Supreme Court order all government schools to begin midday meal program, ठीक है। ये मिड डे मील स्कीम या मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कब बोला, सारी सब स्कूल्स को कब बोला? तो इन 2001 में। कब बोला? इन 2001, ठीक है।
तो सारी मतलब गवर्नमेंट ने 2001 में बोला, ठीक है। मैं पेज नंबर 11 में ही पढ़ रही हूँ, लास्ट पैराग्राफ। देखो जब गवर्नमेंट प्रोग्राम देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इक्वालिटी बनाने के लिए। देखो इक्वालिटी कैसे बनाई गई, ठीक है। तो हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये वाला मिटा देती हूँ, ये देखिए ये मिटा देती हूँ, ये वाला मिटा के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। Next question, how do you think midday meal scheme promote equality? मतलब ये जो मिड डे मील स्कीम है इससे इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। इक्वालिटी मतलब एकता, भाई हम सब एक है, भेदभाव नहीं। कैसे कैसे प्रमोट मतलब बढ़ावा मिल रहा है, इक्वालिटी को कैसे बढ़ावा मिल रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि सब गरीब अमीर साथ में बैठ के खाते हैं, तो क्या लिखेंगे? बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट मिड डे मील टुगेदर। मतलब सब साथ में बैठ के खाएंगे तो भेदभाव कहां से होगा? और नेक्स्ट, दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, ठीक है। खाना बनाने के लिए किसे रखा जाता है? दलित औरतों को ही रखा जाता है। तो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो इससे जो है भेदभाव मिटता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहते हैं ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भेदभाव मिटाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, जैसे मिड डे मील स्कीम था, ठीक है। तो इसमें पर अभी भी आजकल बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे देश में, ठीक है। भाई जो गरीब हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जा पाते हैं और अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में अमीर के बच्चे ही जा पाते हैं। वो भेदभाव आज भी नहीं मिटा है, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोगों की सोच वही छोटी सोच है, मंदिर में दलित को नहीं आने देंगे, गरीब को छुएंगे नहीं, ठीक है। वो गंदी, वो बुरी सोच अभी भी हमारे समाज में है। ये लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई सब एक हैं, ठीक है। अभी भी जो अमीर लोग हैं खुद को महान समझते हैं, गरीबों को कम समझते हैं। अभी भी वो मन में भेदभाव की भावना है। अभी भी लोग ये नहीं सोचते हैं कि सब भगवान द्वारा बनाए गए हैं, हम सब भगवान गॉड द्वारा ही बनाए गए हैं, हमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक एक बुरी सोच रहेगी समाज में इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें हमारी सोच से ये हटा देना है कि पहले तो हमसे कोई कम है, कोई इंफीरियर है, वो हमें सोचना ही नहीं है। हम सब एक हैं, वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। आप रिच हैं तो हैं, कोई पुअर है तो है, ठीक है। वो उसके हाथ में नहीं है, रिच पुअर होना किसी के हाथ में नहीं है। कोई रिच के घर पैदा होता है, कोई पुअर के घर पैदा हुआ है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो उसमें आप मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर से कास्ट, कोई अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है, कोई दलित के घर पैदा हो रहा है, तो वो भी वो पैदा हुआ, भगवान ने पैदा किया, उसमें भी आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, आपको भेदभाव नहीं करना है, इनइक्वालिटी नहीं करनी है, हमेशा इक्वालिटी रखनी है आपको, ठीक है। तो हमने पेज नंबर 12 में हमने ये पैराग्राफ मैंने अभी अभी आपको समझाया, हम यही एंड करते हैं, ठीक है। और जितना भी मैंने आज आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब लिखवाया वो सारा अच्छे से लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।